हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम निकल गए थे सदर बाजार क्योंकि शॉपिंग करनी थी दीदी की। तो यार सुबह सुबह निकले थे तो मार्केट बहुत शांत था और बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। और ये था कि हमें जो सामान लेना था वो सुबह सुबह ही मिल जाएगा हमें, तो उसके लिए हमें वेट नहीं करना पड़ा। और जैसे ही हम एंटर हुए तो हमने देखा भी था कि मार्केट लग गया था ऑलमोस्ट। तो थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए हमें 5-10 मिनट वेट करना पड़ा था, जो सुबह सुबह अर्जेंट में नहीं मिल जाता। फिर मैं आ गई थी यहाँ शॉप पे क्योंकि मुझे एक लहंगा देखना था और एक लहंगा सेलेक्ट करना था अपने लिए। हालाँकि मुझे पता है मेरी साँस फूल रही है और बैकग्राउंड में भी साउंड आ रहा है क्योंकि बगल में शादी है, क्योंकि शादियों का सीज़न शुरू है तो वही आवाज़ आएगी। तो फिर हम लेके सामान अपना निकल गए थे, यहाँ पे जो-जो मुझे लेना था। और उसके बाद फिर यहाँ वेट कर रहे थे क्योंकि ट्रेन के टाइमिंग में थोड़ा-सा डिले हो गया था और जनरली हो जाता है सदर बाज़ार से जो ट्रेन जाती है ना। तो दीदी और मैं यहाँ पे आराम से फ़ोटो सेशन का एन्जॉय कर रहे थे। फिर ये बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ना थार लेके आया था, कार्टून वाली कार जो होती है, तो वो उसको बार-बार ये कहता है अपनी मम्मी से कि देखो मेरी थार, देखो मेरी थार। और यार मेरी फ़ेवरेट गाड़ी है, तो ऑफ़ कोर्स देख के तो मुझे वीडियो बनाना ही था इस बच्चे का। तो ये बहुत उससे एन्जॉय कर रहा था, मम्मी फाड़ दूँ क्या इसकी पैकेट? मम्मी फाड़ दूँ क्या? देखो मैं बैठ गया देखो। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ कि बच्चों के अंदर भी गाड़ियों का क्रेज़ है। फिर ये हमारी गली में आ गए थे जेसीबी वाले, जो मैंने नहीं शूट किया था। आई नो ये वीडियो डिले है क्योंकि लेट गया है, क्योंकि टाइमिंग नहीं थी शॉपिंग में, शादी वाला घर तो वैसे ही बहुत बिज़ी होता है। और यार मेरे पास एक एडिटर नहीं है, तो मुझे ही एडिट करके डालना होता है। तो ये जेसीबी वाले आ गए थे क्योंकि रोड प्रिपरेशन थी कि भई हाँ, रोड बनना है। तो वो सारी चीज़ें कर रहे थे और जो उन्हें लगी कि हाँ, भई ये चीज़ होनी चाहिए, वही चीज़ें वो कर रहे थे। देन ये मैंने आयुष को बोल के तुड़वाई थी अपने जो नीचे लगी हुई थी ना बाहर टाइल्स, तो ये पत्थर मैंने निकलवाए थे क्योंकि वो तोड़े से अच्छा यार हमें तोड़ ले, क्योंकि वो तोड़ता तो पूरा क्रैक हो जाता। तो फिर ये जैसे ही मेरे घर के पास तक पहुँच गया था, तो मैंने इसे फटाफट शूट कर लिया क्योंकि उसके बाद तो मुझे इसी में लग जाना था पत्थर हटाने के लिए अपने आगे के। तो आई नो वीडियो में आवाज़ मेरी थोड़ी-सी ख़राब है क्योंकि यार मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठ गया है और आई नो ये वीडियो इतना लेट जा रहा है तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी-सी चेंज होंगी। पर ऑप्शन नहीं था मेरे पास क्योंकि टाइम जब मिला मुझे तब मैंने वीडियो एडिट किया है और काफ़ी डिले डाल रही हूँ, मतलब काफ़ी लेट इसको मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कहानी अभी अधूरी है। तो फिर शाम को ये करने के बाद मैं पार्क गई थी, वहाँ रास्ते में पड़ता है मेरे। तो जब शॉपिंग करने के लिए हम गए थे तो मैंने बीच में से यूँ कर लिया कि बीच में से निकल जाते हैं, थोड़ा-सा ईज़ी पड़ता है, बार-बार ना लंबा घूम के नहीं जाना पड़ता मुझे। तो ये वहीं का व्यू था, तो मैं चलते-चलते ये भी रिकॉर्ड कर रही थी। जनरली तो इस पार्क में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन बीच में पड़ता है तो इसलिए मैंने शूट कर ही लिया क्योंकि कॉमन है, क्योंकि एक जो होता है ना कि एरिया वाला पार्क, तो वहाँ पे हर कोई घुस जाता है और जो एक होते हैं थोड़े से दूर, वहाँ नहीं जाता हर कोई। फिर घर आई थी तो आयुष में मस्ती कर रहे थे कैमरे के आगे। मैंने कहा अभी ठोक दूँगी मैं तेरे को, तो कहता हाँ, हाँ रहने दे। उसके बाद फिर ये खत्म होने के बाद मेरी तबीयत ना काफ़ी दिनों से डाउन चल रही है, तो मुझे फिर ये लिम्का आयुष लेके आया था, लूज़ मोशंस शुरू हो गए थे मुझे उस टाइम पे। तो उसके लिए ना वो मतलब पता है कुछ हुआ है, तब वो ठीक नहीं हो रहा है इस वज़ह से। फिर उसके बाद हम गए थे ज़ूडियो शॉपिंग के लिए क्योंकि स्वेटर लेने थे मुझे। और मुझे नहीं पता था कि क्या लूँ, दीदी के लिए पहले लेने आई थी मैं, तो उनके लिए पसंद करने आई थी कि क्या कुछ ऐसा मिल जाए क्योंकि उनको लॉन्ग स्वेटर पसंद आते हैं, शॉर्ट वाले उनको पसंद नहीं आते। तो मैं बस मुझे टॉप अच्छा लगा तो मैंने ट्राई के लिए करके देखा और ये अच्छा लग रहा था मुझे। तो इस पे वीडियो भी अच्छी बन गई थी क्योंकि जब मैं ट्रायल कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा एक फ़ोटो बनता है इसके साथ। तो उसके बाद मैं यहाँ से ट्राई करके निकली थी तो मैंने और भी चीज़ें देखी, यहाँ पे फेस मास्क थे और भी छोटा-मोटा आइटम था जो यूज़फुल होता है। फिर ये देखो पैसे की बहुत पैसा है मेरे पास, हालाँकि ये सच नहीं है। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट डे निकल गई थी क्योंकि ना मुझे कैश सबमिट करना था बैंक में, क्योंकि मुझे ट्रांसफ़र करना था किसी को। तो फिर फटाफट मैं अपने बैंक गई और हाँ, मैंने देखो कितना मोटा पैसा है मेरे पास, देख के आ मत जाना कोई। तो इट वाज़ जस्ट अ जोक क्योंकि ये जाने वाला है मेरे हाथ से। तो लक्ष्मी जाने के लिए पहले बैंक में आई थी। तो मैं यहाँ पे अभी ये सबमिट करने के लिए खड़ी थी, तब तक मधु मेरा वीडियो बना रही थी। तो कह रही थी देखो, देखो कितना पैसा है इनके पास। तो बस यहाँ से मैंने फटाफट सबमिट किया और ये काउंटर पे ना इसमें बीच में एक नोट भी मुझे ऐसा मिला था जो ना मतलब यार एटीएम से ही निकला था, लेकिन बीच में से वो फटा हुआ किसी ने टेप चिपका रखी थी उसपे। तो वो भी मेरे बैंक वालों ने नहीं लिया, हालाँकि उस टाइम पे मैंने इनसे ज़्यादा मचर चिक-चिक नहीं की। इन्होंने नहीं लिया तो फिर मैंने उसे दुकान पे वो कर दिया कि हाँ, चल जाए बस जैसे भी चल जाए। तो उसके बाद बस यहाँ से मैं काम ख़त्म करके जो भी मुझे काउंटर सबमिट करना था ये करके यहाँ से निकल गई थी।
और फिर कान्हा जी के लिए मुझे ना शॉपिंग करनी थी, तो ये उनके लिए टोकरी खरीदने आई थी मैं, और टोकरी मुझे अच्छी लगी उनके लिए, क्योंकि उनकी वो वाली टोकरी मुझे मिल नहीं रही थी जो चाहिए थी। फिर फटाफट घर आके ये देखिए इतना सारा सामान फैला हुआ था, ये सब कुछ पैक करना था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो नेक्स्ट डे पैकिंग होने के बाद हम लोग रेडी थे निकलने के लिए, और ये सब कुछ एक साथ ही शूट किया है मैंने, क्योंकि ना टाइम नहीं था मेरे पास। तो ये था मेरा लुक फाइनल जाने से पहले, और पीछे पापा आ रहे थे, तो मैंने उनको साइड करके ये सारे बैग्स थे जो जाने वाले थे, कम से कम 6-7 बैग्स थे। तो ये कैब आ गई थी, और मम्मी, आयुष और दीदी पहली शिफ्ट में गए थे, और उसके बाद मैं और पापा दूसरी शिफ्ट में गए थे। तो क्योंकि ना क्या सामान ज़्यादा था, 2 कैब मैंने बुक की, उस दिन अर्टिगा थी ही नहीं। सो मतलब क्या बोलूँ, उस टाइम पे थी ही नहीं अवेलेबल, हमने कितनी कोशिश की थी। फिर मैं यहाँ से दिल्ली का व्यू और खुद को शूट कर रही थी, हालाँकि मेरी तबीयत ख़राब थी, और मैं कैसे जा रही थी मुझे ही पता है, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा था कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पेट में बहुत पेन हो रहा था मेरे, और ऐसा ना कुछ भी मैं खा रही हूँ तो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्यों? तो उसके बाद फटाफट मैं देन ये दिल्ली का व्यू था जो मैं यहाँ से कवर कर रही थी, और दिल्ली में घुसते ही ना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है, और वो अच्छा भी लगता है, क्योंकि हमारे वहाँ पे तो यार इतनी बिल्डिंग्स हैं, इतनी कंपनियाँ हैं कि वहाँ से सिर्फ मतलब धुआँ ही दिखता है और कचरा ही दिखता है। पर दिल्ली में थोड़ी साफ-सफाई और व्यू अच्छा आता है, ग्रीनरी है ज़्यादा पे। तो ये थोड़ा-सा देखने में अच्छा भी लगता है, और मतलब ना एक सुकून मिलता है, क्योंकि पेड़-पौधों को देख के जितना सुकून मिलता है और किसी चीज़ को नहीं देख के मिलता। तो बस यहाँ से मैं ग्रीनरी कवर कर रही थी, और अभी तो टाइम था मेरी ट्रेन में, तो इसीलिए आराम से मैं भी रिलैक्स होके जा रही थी। फिर यहाँ से हमें कैब वाले ने उतार दिया था, तो यहाँ से अंदर स्टेशन की तरफ जाना था। तो यहाँ से थोड़ा-सा ना चल के जाना था, क्योंकि उनका पार्किंग का इश्यू था। फिर मैं स्टेशन में एंटर हुई, तो मेरा प्लेटफ़ॉर्म ना दूसरी साइड था, तो मैं गलत साइड आ गई थी। तो फिर मुझे मेहनत करनी पड़ी, और हालाँकि देखो कितनी अच्छी किस्मत है मेरी कि एक तो शरीर मेरा ऐसा हाल हुआ पड़ा है कि हाँ, बॉडी काम नहीं कर रही और उसमें इतना चलना पड़ रहा है। फिर मैं आराम से अपने प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँच गई थी, और यहाँ पे लोग भी इसी ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट। तो उसके बाद फटाफट मैं यहाँ पे अपना सामान का वो कर रही थी कैप्चर, और तब तक देखो यहाँ से ट्रेन आ भी गई थी, और भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, पर ये था कि भई जिसका रिज़र्वेशन है वही बैठेगा, तो इतना टेंशन नहीं था कि भीड़ होगी। तो फटाफट आराम से हमने ट्रेन के रुकने का वेट किया, और उसके बाद अपनी बोगी देख के उसमें अपना सामान शिफ्ट कर लिया। तो मैं वहाँ से व्यू कर रही थी, अभी ट्रेन रुकी हुई थी, चली नहीं थी। तो फिर अपनी सीट पे बैठने के बाद दीदी के साथ थोड़ी-सी मस्ती की जब तक ट्रेन नहीं चल रही थी। तो देखो मैं तितली की तरह हाथ उड़ाती-उड़ाती गई, उनका पकड़ो, तो वहीं से दिखा रही थी। फिर यहाँ से बाय-बाय दिल्ली किया, क्योंकि दिल्ली से ट्रेन निकल चुकी थी हमारी, और बहुत सारे लोग ना प्लेटफ़ॉर्म के उसके बाद भी यहाँ पे खड़े रहते हैं क्रॉस करने के लिए, और मुझे ये डेंजर ही लगता है। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा मज़ा आ रहा है जानने में। देन ये भी एन्जॉय कर रही थी, तो मैं बाहर का व्यू कैप्चर कर रही थी। बाहर यार अच्छा लग रहा था, क्योंकि बाहर जाओ तो ग्रीनरी यहीं से दिखनी शुरू हो जाती है। तो दिल्ली में तो आपको पेड़-पौधे दिखेंगे, लेकिन खेत वाले जो एरिया होता है वो बिहार जाने वाले रास्ते में ही ज़्यादा दिखता है। तो बस यहाँ से एन्जॉय करते-करते रेलवे ट्रैक से निकलने के बाद, और ये सबसे अच्छा मुझे लगता है जो पटरियाँ मिक्स होती है ना आपस में, मुझे ये देख के बड़ा मज़ा आता है। तो पता नहीं इसमें क्या मज़ा है, बट अच्छा लगता है देख के। तो यहाँ से जब ट्रेन क्रॉस कर रही थी, तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ना आगे चल के बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिख रही है। फिर हमारा स्टेशन आ गया था ये सिवान का, तो सिवान की स्टार्टिंग में ही मैं शूट कर रही थी, तो यहाँ से ग्रीनरी थी, ये पावर हाउस था यहाँ का सिवान का, तो बोर्ड भी लगा हुआ था यहाँ पे। तो बस यही कर रही थी कैप्चर। पहले लोग बोलते थे कि सिवान स्टेशन थोड़ा-सा जो वो है पुराना है, ये है, वो है। पर कंस्ट्रक्शन हुई थी यहाँ पे 2 साल पहले या 1 डेढ़ साल पहले जब मैं आई थी लास्ट टाइम, तब यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो उसके बाद तो काफ़ी अच्छा कर दिया है, लेकिन अभी भी प्लेटफ़ॉर्म जो है वो बन रहा है। तो बस यहाँ से कैप्चर करते हुए जैसे ही मेरी ट्रेन रुकी, उसके बाद हमने अपना सारा सामान सेट किया, और ये थोड़ा-सा ना पहले का ही एरिया था स्टेशन से। तो यही मैं कैप्चर करते जा रही थी कि पीछे-पीछे क्या है, मतलब स्टेशन तो आगे ही दिखता है, उससे पीछे कभी देखा ही नहीं किसी ने। तो यहाँ से स्टेशन से सामान उतारने के बाद गाड़ी आ गई थी, और उसमें अपना सामान लोड करने के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि पार्किंग थी। तो यहाँ से पहले सबसे पहले सामान डाला सारा गाड़ी में, क्योंकि यार सूटकेसेज़ ही ज़्यादा थे, क्योंकि अब देने वाले भी थे और अपने वाले भी थे। तो बस वेट कर रही थी कि हाँ, ये सारे डल जाएँ, उसके बाद फिर ये गाँव का व्यू था रास्ते का। तो पहले तो मैं आराम से पीछे बैठ के कैप्चर कर रही थी, जब तक कि वो लोग वो नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पीछे बैठ के कैप्चर कर रही थी कि क्या-क्या है रास्ते में। हालाँकि यहाँ पे पेड़-पौधे और खेत ही दिख रहे थे, ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं दिखा था मुझे।
देन उसके बाद जब हम यहाँ से निकले और ये आगे बढ़े हम आगे, तो उसके बाद दीदी के साथ सोचा थोड़ी-सी मस्ती तो बनती है कैमरा ऑन करके, और इतनी ज़्यादा हवा लग रही थी ना कि मेरा पूरे बाल उड़ रहे थे। तो फिर जब मैं आगे शिफ्ट हुई जिस सीट पे जाके जब मामा चले गए थे, तो वहाँ से मैंने कैमरा निकाल के अपनी एक अच्छी-सी फ़ोटो खींचनी चाहिए। हालाँकि सुबह इतनी सूरत बेकार हो रही थी कि फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद जब घर आए तो यहाँ पे जो उस दीदी के ससुराल से आया हुआ था बैग, ये खोल के दिखाया जा रहा था कि इसमें क्या-क्या आया हुआ है। वही रिंग-विंग, सूट, साड़ी, फल-फ्रूट ये सब आया हुआ था उधर की तरफ से। तो फिर शाम को होनी थी चुमावन विधि, तो उसके लिए हम दीदी को लेके गए थे। ये साड़ी मम्मी की थी जो दीदी को पहनाई गई थी, और उनके साथ-साथ भैया का भी होना था, जो कज़न ब्रदर है मुझसे छोटा, उसका भी होना था। तो उसको वैसे तो हम उसको बड़का बुलाते हैं नाम से, उसका नाम वैसे है, पर घर में सब उसको बड़का छोटका इस दोनों भाइयों को बुलाते हैं। तो शुरू से इन लोगों को ऐसे ही बुलाया गया क्योंकि भाई लाडले होते हैं ना घर के, तो इसीलिए। तो फिर दोनों को बिठा के यहाँ पे चुमावन विधि चल रही थी। जो गाँव की लेडीज़ थी पड़ोस की, वो सब आई थी और वो एक-एक करके इन लोगों को चूम रहे थे। उसके बाद यहाँ पे एक-एक करके लेडीज़ आ रही थी और इनको चूम रही थी। तो जो चल चल रहा था तो मैं वहीं पीछे से रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि इसमें हमारा तो कोई काम था नहीं, हम एंड में वो करते अगर हम करते भी तो। तो फिर एक-एक करके जो घर की भी लेडीज़ थी वो भी धीरे-धीरे वो कर रही थी। तो ये हमारी बगल की थी, मम्मी की भाभी लगती हैं ये। तो इनकी बेटी की शादी भी अभी हुई थी जब, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा वो अरेंजमेंट इन लोगों ने कर रखा था। तो उसी को देख के भी ना वो मैरिज हॉल ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो फिर जैसे ये लोग एक-एक करके वो कर रहे थे, उसके बाद फिर धीरे-धीरे जो हमारे घर की भी थी, वो भी आके वो कर रही थी उन लोगों को। और इसमें ना बहुत छेड़ते हैं यार, इसमें बहुत छेड़ते हैं सच में, और गरियाते भी उतना ही है, मतलब क्या-क्या बोल के गाली देते हैं ये भी नहीं समझ आ रहा होता है। और भोजपुरी में तो आधी चीज़ें मुझे नहीं आ रही थी समझ, पर फिर भी जब भाई हँस रहा था, जब लोग वो कर रहे थे, तो उसको नोच-नोच के भी बहुत परेशान किया जाता है। दीदी को बोल भी रहा था, "हँसो, क्यों चुप हो?" दीदी हँस रही थी, और बीच-बीच में उनको रोना भी आ गया था। जब मम्मी आई थी तब उनको और ज़्यादा वो आ गया था। तो उसके बाद एक होता है ना कि यार उस टाइम पे टच वो होता है, तो देखो इसको मज़ाक करते-करते ही धक्का दे दिया था। फिर उसके बाद और भी बाकी जो लोग थे वो आके वो कर रहे थे। तो उस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत सारा वो देखा था कि काफ़ी लोग वो करते हैं, मतलब जितनी भी लेडीज़ होती है ना सब लोग वो करेंगे। तो एक-एक करके वो सब लोग वो कर रहे थे बारी-बारी से। पहले सारी बाहर की लेडीज़ों को टाइम दिया गया था कि पहले वही लोग कर लें, क्योंकि एज़ अ गेस्ट यार सबको ट्रीटमेंट अच्छा मिलना चाहिए। गेस्ट हमारे यहाँ बहुत अच्छे ट्रीट किए जाते हैं, तो इसीलिए पहले उनको करने दिया जा रहा था। और यहाँ तब तक गीत चल रहे थे, वो मैंने बैकग्राउंड का म्यूज़िक वो किया है, क्योंकि यार क्या करूँ, बहुत ज़ोर-ज़ोर से गा रही थी वो और गरिया भी उतने ही ज़ोर से रही थी। तो इसीलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया कि भाई मैं वॉइस ओवर दे दूंगी बट ये नहीं सुन पाऊंगी, क्योंकि बड़ा बुरा गरियाते भी हैं और बोलते भी हैं। पर गीत अच्छे होते हैं यहाँ के ना, गीतों में एक इमोशन होता है। जैसे जब ये गा रहे होते हैं, एक हमारे यहाँ होता है छठ का और एक होता है शादी का। तो ये दो टाइम पे तो गीत तो सुन के ना पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली आंसू आ जाते हैं आंखों में। तो इसीलिए उस टाइम पे मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही थी, तो इसीलिए मैंने वो म्यूट कर दिया साउंड, ताकि ज़्यादा मुझे भी वो ना हो। और हालांकि वो समझ भी नहीं आएगा, आधे जितने मेरे वो हैं फैमिली है उसमें आधे से ज़्यादा लोग बिहार के नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने वो उसे म्यूट किया। फिर आई थी मम्मी की बारी, तो मम्मी जब चुमावन कर रही थी तब दीदी की आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम पे, तो वो रो गई थी उस टाइम। तो मुझे भी नहीं लगा था, हालांकि वो कह भी दी थी कि मैं नहीं जाऊंगी रो के, लेकिन वो जब रो गई ना तो फिर उसके बाद बड़ा फील हुआ मुझे कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये टाइम ऐसा होता है जब अपने आप इमोशन निकल आते हैं बाहर। उसके बाद जब मम्मी बड़का को करने गई थी तो वो हंस रहा था ये देख के कि ये रो गई, हालांकि ये सबसे कह ही रही थी कि मैं नहीं रोऊंगी नहीं रोऊंगी, और अचानक से रो गई। तो फिर उसको मम्मी वो कर रही थी बड़का को, तो भाई अब वो था बड़की फूआ लगती है इनकी। उसके बाद थी रस्म चूड़ी, और उसके दीदी के हाथ में जो भी था ना तो मम्मी सारा खोल रही थी, क्योंकि अभी चूड़ी पहनाई जाएगी इनके हाथों में। तो जो भी हाथ का वो रिंग विंग थी, जो भी इनके हाथों में पहले से थी, और जो भी काला धागा था, ये सब कुछ निकाला जाता है और तब चूड़ी पहनाई जाती है। कान के टॉप वॉप सब खोले जाते हैं। तो मम्मी वही खुलवा रही थी और सारा इकट्ठा कर रही थी जो जो इनका था, ताकि वो एक जगह सेपरेट कर दें, और बाद में दीदी जब वो यूज़ करना चाहेंगी बाद में शादी के कुछ टाइम बाद, तब वो कर सकती हैं। तो वही दीदी निकाल के दे भी रही थी जो भी इनके पास थे, कान के टॉप सॉप और ये काला धागा भी। पहले तो सबने बोला कि ये निकाल दो, और जब ये धागा दीदी ने निकाल दिया, पहले बोलते हैं कि नहीं रख लो, उसके बाद बोलते हैं नहीं निकाल दो, फिर मतलब ये बार बार कर रहे थे। तो वो भी परेशान हो गई थी कि मैं निकालूं या रखूं। उन्होंने निकाला तो फिर कहते नहीं नहीं चल जाएगा, फिर मना करते हैं नहीं 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 चलेगा, काला धागा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद फिर से दीदी ने वो वापस से पहन के फिर इनको दे दिया निकाल के कि अब तुम ही डिसाइड कर लो कि क्या करना है।
फिर शादी का बैंड लटका के यहीं वीडियो को एंड कर दिया मैंने इस